मेरा इस देश के दानवीर लोगों से बस एक ही प्रश्न है। आप लोग जो सर्दी में कंबल बांट के उसकी फोटो खींच के अपनी इंस्टाग्राम पर लगाकर वाहवाही बटोर रहे थे, हिम्मत है तो अब गर्मी में एसी बांट के दिखाओ ना। है आप में वो जोश और जुनून? नहीं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रौनक। हफ्ते भर का हाल चाल और बवाल लेकर इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं मैं। गर्मी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे भी हम इंडियन बच्चों का तो रूटीन सेट होता है भाई। सर्दी में मटर छीलने होते हैं और गर्मी में बोतल में पानी भर के फ्रिज में रखना होता है कि नहीं? अगर आप भी हर 6 महीने के हिसाब से घर में यही काम करते हो तो कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगाना। फिलहाल शुरू करते हैं पूरे हफ्ते का हाल चाल और बवाल। नमस्ते एंड वेलकम। भाई सुनने में आ रहा है कि अमेरिका अपनी 250वीं इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी के लिए कुछ लिमिटेड पासपोर्ट इशू करने वाला है, जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की फोटो होने वाली है। मैं तो सोच रहा हूं भाई साहब, कितना बदनसीब होगा वो इंसान जिसके पास इनकी फोटो वाली पासपोर्ट है। या फिर ये भी हो सकता है कि इंडिपेंडेंस डे पर ये पासपोर्ट इशू करके अमेरिका वाले ये बताना चाहते हो कि सेकंड इंडिपेंडेंस की जरूरत है इस देश को तत्काल प्रभाव से। You are a rude, terrible person. फिल्म स्टार यश ने ट्वीट करके बताया कि इनकी फिल्म टॉक्सिक एक बार फिर से पोस्टपोन हुई। यानी पिछली बार भी इसके पोस्टपोन होने की वजह धुरंधर नहीं थी बल्कि ट्रंप थे। एक मिनट, ट्रंप कैसे? जिसको समझ में आया वो कमेंट करके बताओ, और जिसको समझ में नहीं आया, जिन लोगों ने बताया उनका कमेंट जाके पढ़ लेना। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। वैसे धुरंधर से याद आया, अभी ये फिल्म बाहुबली के लाइफ टाइम रिकॉर्ड को भी तोड़ने वाली है, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन ये तो सबको पता है कि रिकॉर्ड अकेली ऐसी चीज नहीं है जो धुरंधर तोड़ रही है, कुछ और भी तोड़ रही है। खत्म। यूएई की बात करते हैं दोस्तों। ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ दिया यूएई ने। यानी एक तरीके से यूएई ने ये बोल दिया है कि फ्रेंडशिप ओवर विद अरब कंट्रीज, नाउ यूएसए इज माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा। वैसे कितना बदनसीब होता होगा वो देश जिसका बेस्ट फ्रेंड अमेरिका है, जैसे कि पाकिस्तान। वैसे बताना मुश्किल है कि ज्यादा बड़ा बदनसीब कौन है, अमेरिका जिसका दोस्त पाकिस्तान है या पाकिस्तान जिसका दोस्त अमेरिका है। बात तो सही है। वैसे कई लोग ये समझ नहीं पा रहे कि यूएई ने ओपेक को क्यों बाय बाय बोला। मैं आपको समझा देता हूं कम शब्दों में। बाकी सब की तरह ये भी अमेरिका का किया धरा है। ओपेक में रहने वाले देशों को तेल निकालने और प्रोड्यूस करने का एक कोटा होता है। अब क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो अमेरिका ने यूएई को बोला कि भाई तुम इससे बाहर आ जाओगे तो कोटे से ज्यादा का ऑयल प्रोड्यूस करोगे, जिससे कि तेल की कीमत स्टेबलाइज हो जाएगी और हमारा फैला हुआ रहता समझ जाएगा। हाँ, शाबाश बेटा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि वो एसी यूज नहीं करते, बस एक प्याज रख लेते जेब में और गर्मी गायब हो जाती है। ये सुनकर सच में ऐसा लग रहा है कि इस गर्मी में प्याज के गोडाउन में हमको शिफ्ट हो जाना चाहिए। वहां तो हिल स्टेशन से भी ज्यादा ठंडा माहौल होगा नहीं? Oh my God! वैसे गर्मी से याद आया, दुनिया भर की रिपोर्ट्स ये बता रही है कि साल 2026 इस पृथ्वी का सबसे गर्म साल होने वाला है। और होगा ही दोस्तों, क्यों नहीं होगा बताइए। इतना मार रहे हैं दुनिया भर के देश एक दूसरे के ऊपर बम और मिसाइलें, तो तापमान तो बढ़ेगा ही। मतलब तुम लोग बम बम मिसाइल खेलो, हम साला प्लास्टिक की स्ट्रॉ भी अगर इस्तेमाल करें तो आप बोलते हो कि समंदर के अंदर जो कछुआ है उसको परेशानी हो रही है, स्ट्रॉ लग रही है उसको। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कछुए से याद है, कछुआ तो समंदर में रहता है, लेकिन जंगल में कई और जानवर भी रहते हैं। और जंगल एंड वाइल्ड लाइफ पर अगर आपको बेस्ट पॉडकास्ट देखना और सुनना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट जरूर देखना। जंगल सफारी पे जाते हो आपको लगता है सफारी पे अगर आपकी जिप्सी जा रही है तो उस पर टाइगर अटैक करेगा या नहीं? आंसर है हाँ, करेगा, और किया भी है। कब और कैसे, इसकी स्टोरी अगर आपको जानना है और इसके अलावा भी और कहानी जाननी है जंगलों की, तो इस पॉडकास्ट को जरूर देखना कि कैसे एक टाइगर ने 436 इंसानों को मार दिया। अभी जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दिया है। अभी मत देखिए, इस वीडियो के बाद देखना। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एफएसएसआई ने ये प्रपोज किया है कि पान मसाला और गुटखे की पैकेजिंग अब से प्लास्टिक में ना करी जाए। वेरी गुड। बस यही तो दिक्कत है गुटखे में, नहीं कि वो प्लास्टिक में आता है। कपड़े के थैले में आएगा तो बढ़िया बड़ा पौष्टिक हो जाएगा, नहीं उसमें विटामिन और मिनरल्स भर गए होंगे, और अब इससे पोषक और कोई आहार होगा ही नहीं प्लेनेट पे, है कि नहीं बताइए? ये बड़ी अच्छी बात कही है। राघव चड्ढा जी की बात कर लेते हैं दोस्तों। उनके फॉलोअर्स में इस हफ्ते भी भारी गिरावट देखी है। ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक उनके 12.1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, जो कि एक वक्त पर 14.6 मिलियन हुआ करते थे। लेकिन पूरे 2.5 मिलियन फॉलोअर्स कम हुए भाई साहब। जिस हिसाब से राघव भाई के फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, उस हिसाब से पार्लियामेंट में जनता के मुद्दे उठाकर काम नहीं चलेगा। एक गेट रेडी विथ मी वाली रील डालनी पड़ेगी राघव भाई, या तो आई एम अ राइडर प्रोवाइडर वाले मुंह से पानी छोड़ती हुई पिचकारी वाली वीडियो अभी डालो, बढ़ जाएंगे पक्का। फॉलोअर गिरने से याद आया, रुपया भी अब डॉलर के मुकाबले भयंकर गिरकर 95 रुपीज है। मैं तो कहता हूं डायरेक्ट $1 100 रुपए का कर दो। क्यों? कम से कम हमारे जैसे गणित यानी मैथ्स में जो कमजोर बालक हैं उनको हिसाब किताब में आसानी तो हो जाएगी यार। मस्त जोक मारा। इस बीच यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन हो गया। अब आप मेरठ से प्रयागराज तक झट से पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 1800 रुपए का वन वे टोल देना पड़ेगा। जिस हिसाब से एक्सप्रेसवे पर टोल लिया जा रहा है, जल्दी वहां पर आपको टोल बूथ के बगल में बैंक वाले मिलेंगे जो आपको टोल भरने के लिए लोन ऑफर करते हुए मिलेंगे आसान किस्तों पर।
इंग्लैंड के किंग चार्ल्स इस वक्त अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी से पूछा गया कि वो किंग चार्ल्स को क्या कहना चाहेंगे, तो उनने बोला कि उनसे कहो इंडिया का कोहिनूर वापस दे दें। ममदानी अमेरिका की पॉलिटिक्स में है, इंडिया में होते तो पक्का बीजेपी ज्वाइन कर चुके होते। उधर आईपीएल में भी बवाल मच गया जब रियान पराग ड्रेसिंग रूम में वेप करते हुए पकड़े गए। रियान पराग से बोलो उनके खाली नाम में पराग है, पनवाड़ी की दुकान से पान पराग वाली हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं है भैया। हेलो, अरे देवा। और अगर कोई रियान पराग को जानता है तो उनसे ये भी बोलो कि महान कप्तान बनने के लिए वेप और हुक्के का धुआं नहीं छोड़ना होता। हाँ, धोनी भाई हुक्के के धुएं का छल्ला तो बनाते हैं लेकिन ट्रॉफी भी जीत के आते हैं। हेलो, आर यू कॉमेडी मी? बाकी इस हफ्ते रोहित शर्मा का वो भी था, वो क्या बोलते हैं यार उसको, जिसमें घर में सजावट होती है ना, बलून वलून लगता है। हाँ, केक वेक भी काटा जाता है, बर्थडे। हाँ, रोहित शर्मा का बर्थडे था। आपको पता है रोहित शर्मा के मम्मी पापा चाहते थे कि वो क्रिकेटर ना बने, सरकारी ऑफिस में कर्मचारी बन जाए, लेकिन लेट ऑफिस जाकर दोपहर में मूंगफली छीलते हुए ऑफिस की दीवारों पर पान थूकने का प्लान रोहित शर्मा का बिल्कुल नहीं, इसलिए वो क्रिकेटर बने। पूरा इंडिया इस बात का शुक्रगुजार है कि वो क्रिकेटर बने। हैप्पी बर्थडे कैप्टन रोहित शर्मा। बंगाल चुनाव की बात करते हैं दोस्तों। चुनाव खत्म हो गए हैं। एग्जिट पोल के हिसाब से ममता बनर्जी की एग्जिट होने वाली है और बीजेपी चुनाव जीतने वाली है। पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से मामला चला है, ट्रस्ट न करने के मामले में एग्जिट पोल डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के बाद तीसरे नंबर पर। वैसे बंगाल में चुनाव जीतने का सभी इंतजार कर रहे हैं और अब से बस 2 दिन में नतीजे आ भी जाएंगे, लेकिन इस पूरे इलेक्शन सीजन क्या क्या हुआ हमने सोचा उस पर आपको एक मजेदार तरीके से एक्सप्लेन करके बता देते हैं, एक रिकैप दे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 53 एक्ट इन पॉलिटिकल लाइफ, आप जैसे बहुत सारे आईपीएस देखे हैं। मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके और खुल रहा है, देख रहा है। देखो दोस्तों, बात ऐसी है कि इलेक्शन केरल में भी थे, असम में भी थे और इलेक्शन तमिलनाडु में भी थे, लेकिन बंगाल के इलेक्शन के सामने इनमें से किसी को कोई इज्जत नहीं मिली। बेसिकली बंगाल कपिल शर्मा शो पर कपिल शर्मा जैसा है। ऐसा नहीं कि बाकी कैरेक्टर खराब है, लेकिन शो तो शो रनर से ही चलेगा। विपक्ष के लिए ये चुनाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि मोदी लहर में जो इलाका फिलहाल चट्टान की तरह खड़ा रहा वो बंगाल ही है। तमाम तरह की स्ट्रैटेजी बनाने के बावजूद बीजेपी बंगाल में डोमिनेंस हासिल नहीं कर पाई और इस वजह से ममता बनर्जी का कद बहुत बड़ा हो जाता है। वो इंडिया अलायंस की एक बड़ी पिलर बन जाती हैं, जिसको पता है कि बीजेपी की सुनामी को किस तरीके से रोका जाए। ममता दीदी अच्छे से जानती है। दूसरी तरफ बीजेपी ने जिस तरह का रोड मैप नॉर्थ ईस्ट में बनाया था वो काफी सक्सेसफुल रहा। भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ ईस्ट में काफी सारे राज्यों पर शासन कर रही है, लेकिन ईस्ट में अगर वेस्ट बंगाल हाथ न आया तो क्या ही फायदा ऐसे शासन करने का। इसी वजह से बीजेपी को भी हर हाल में बंगाल में जीत चाहिए। दूसरी बात यह है कि बिहार से झारखंड निकल जाने के बाद अब इस देश में सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन महाराष्ट्र और बंगाल की ही है, और बंगाल तो ब्रिटिश राज्य से ही पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली और कल्चरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। 2016 में जो असेंबली चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने 294 में से सिर्फ 3 सीटें जीती, लेकिन 2021 असेंबली इलेक्शन में यह आंकड़ा 3 से बढ़कर 77 का हो गया। बीजेपी बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उन्होंने सीपीआईएम को भी पीछे कर दिया, जिन्होंने 34 साल तक बंगाल पर राज किया, और कांग्रेस को भी पीछे कर दिया, जिनका बंगाल में काफी अच्छा खासा प्रभाव रहा है। 2021 ने बीजेपी के लिए 2026 की फील्डिंग सेट करके दी थी और उनको ये भरोसा दिला दिया था कि ममता बनर्जी का किला भेदा जा सकता है। क्योंकि देखो, बात सच भी है, शीशा हो या दिल हो या विनिंग स्ट्रीक हो, आखिर टूट जाता है। ये बढ़िया था। आईपीएल में वानखेड़े और चेपॉक एक वक्त पर मुंबई और चेन्नई के किले हुआ करते थे, लेकिन अब तो बाकी टीमें वहां जाकर फ्री में 2 पॉइंट्स भी लेकर आ रही, इन दोनों को पेल दे रही। लेकिन क्या बंगाल बीजेपी के लिए वॉक ओवर होगा? बिल्कुल नहीं। हम आपको बताते हैं क्यों। 130 to 140 for the Trinamool, 150 to 160 for the BJP. सबसे पहले तो ये कि 2021 में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद उन पर एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई। 77 सीट लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सबसे बड़ा विपक्ष थी। फिर हुआ बंगाल में SIR। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया में वोटर लिस्ट में हर कुछ सालों में रिवीजन होते हैं। अब की बार भी ये रिवीजन कई सारे स्टेट्स में हुए, लेकिन बवाल सबसे ज्यादा बंगाल में हुआ, जहां पर 90 लाख से ज्यादा लोगों का नाम SIR के बाद काट दिया गया। 90 लाख जो वोटरों के नाम कटे, उसमें 63% हिंदू मतदाता थे और 34% मुस्लिम मतदाता थे। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने ये काम किया और उनका परसेप्शन बना हुआ है, लोगों को यही लग रहा है कि ये जो SIR हुआ है इसका फायदा बीजेपी को होने वाला है। अब फायदा किसको कितना होगा 4 मई को पता चलेगा, लेकिन न्यूज रिपोर्ट्स तो यहां तक कह रही है कि अगर बीजेपी इतनी मेहनत के बाद 100 सीट से कम हासिल करती है ना भाई साहब, तो क्या फायदा हुआ ऐसी मेहनत का। इसीलिए बीजेपी ने इतनी मेहनत करी इलेक्शन में कि उनके कैंडिडेट्स को हाथ में मछली लेकर भी कैंपेन करना पड़ा। हेलो, असल में हुआ ये कि तृणमूल कांग्रेस की चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी ने एक रैली में ये बात बोल दी कि अगर बीजेपी आई तो आपको मछली खाने को नहीं मिलेगी, ना आपको मीट मिलेगा ना अंडा मिलेगा। हम सब अपने बचपन में हम सब ने एक कविता सुनी है कि मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएंगी, बाहर निकालोगे मर जाएंगी। लेकिन बंगाल में एक अलग कविता है।
मछली जल की रानी है और रात को चावल के साथ खानी है। यानी मछली पश्चिम बंगाल की डाइट का एक अहम हिस्सा है। बंगाल में एक कहावत भी है, माछे भाते बंगाली। यानी एक बंगाली की पहचान ये है कि वो मछली और चावल खाता है। लेकिन ममता बनर्जी के इस बयान के बाद मछली पानी से निकलकर प्लेट में नहीं बल्कि इलेक्शन में आ गई और एक मुद्दा बन गई। बीजेपी वालों को समझ में आ गया कि दीदी ने असल में खेला कर दिया है। अगर इसका काउंटर नहीं किया गया तो बंगाल में सरकार बनाना तो छोड़ो, मछली भी नहीं बना पाएंगे। बीजेपी की परसेप्शन वैसे भी ऐसी बन गई है कि ये लोगों के खाने पीने की हैबिट पर ये लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। इसी वजह से सारे के सारे हैवी वेट भाजपा नेता बंगाल पहुंचे और उन्होंने बताया कि भाई आप लोगों की मछली बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। আর বিজেপি আসলে কি বলছে? মাছ খাওয়া যাবে না, বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না। अनुराग ठाकुर ने खुद जाकर मछली खाकर दिखाई। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि हमारे असम में भी बीजेपी सरकार है और वहां लोग मछली खा रहे बड़े शान से। मनोज तिवारी ने भी कहा है कि हम किसी के खाने पीने के खिलाफ नहीं हैं। और रवि किशन जी ने तो यहां तक बोल दिया है कि एक बार बंगाल में बीजेपी को जीतने दीजिए, हम खुद अपने हाथों से बाकी स्टेट से मछली लाकर यहाँ के कुएं और तालाब भर देंगे। बाकी स्टेट की मछलियां भी सोच रही होंगी कि भाई हम खुद मछुआरे से बचकर दूसरे स्टेट आ गए, अब तुम हमको वोट के चक्कर में वापस उधर ले जाओगे, काय को? खैर, मछली का मुद्दा बंगाल का अकेला मुद्दा नहीं था। एक बड़ा और ज्यादा जरूरी मुद्दा था इल्लीगल बांग्लादेशियों। अब देखो, ये बात तो है कि बांग्लादेश ओलंपिक में अपनी टीम क्यों नहीं भेजता? इसलिए नहीं भेजता क्योंकि बांग्लादेश में जितने भी लोग कूद सकते थे, फान सकते थे, दौड़ सकते थे या तैर सकते थे, ये सब ऑलरेडी ये सब कुछ करके बॉर्डर क्रॉस करके बंगाल में घुस ही चुके हैं। भाजपा हमेशा से इल्जाम लगाती रही कि ममता बनर्जी ने ऐसे इल्लीगल बांग्लादेशियों को शरण दी है, लेकिन फिर सवाल पूछने वाले ये भी पूछते हैं कि अगर केंद्र में सरकार आप लोगों की है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके पास है, तो अभी तक इल्लीगल इमिग्रेशन क्यों नहीं रोक पाए? गवर्नमेंट का ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम अकेले नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट उसका साथ नहीं दे रही है। हम्बा हम्बा रंबा रंबा कम्बा कम्बा। इन सब एलिगेशंस के बीच बंगाल में 2 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है। वैसे चुनाव हमेशा 2 ही चरण में होता है, पहले चरण में नेताजी जनता के चरणों में और दूसरे चरण में जनता नेताजी के चरणों में। फर्स्ट फेज में तो बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखने को मिली, लगभग 92% वोटर टर्नआउट रहा। सेकंड फेज में तो ये मामला और भी बेहतर रहा और वोटिंग परसेंटेज 92% से भी ऊपर चला गया। इलेक्शन कमीशन वालों ने कहा कि हमने तो देखो गर्दा उड़ा दिया, इतने सारे लोग वोट देने आ गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। और मजे की बात यह है कि ये सवाल दोनों पार्टियों ने खड़े किए। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि ईवीएम में बीजेपी के बटन के ऊपर टेप लगा हुआ था। डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूएंसी से खबर आई कि वहां पर बीजेपी के बटन के आगे टेप लगा हुआ था, जिससे वो बटन कोई दबा ही ना पाए। इलेक्शन कमीशन ने मामले को संज्ञान में लिया और इस जगह पर रीपोलिंग का भी आदेश दे दिया। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि टीएमसी कैंडिडेट में बीजेपी कैंडिडेट के बटन के ऊपर टेप लगा दिया था ताकि उसे कोई दबा ना पाए। मैं चाहता हूं भाई इसी तरीके से देश के गरीबों के ऊपर भी कोई टेप लगा दे, क्योंकि उनको बहुत दबाया जाता है, वो भी ना दबाए जाएं। क्या बढ़िया था गुरु। वैसे मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि बीजेपी वाले इतना हल्ला क्यों मचा रहे, क्योंकि विपक्ष तो यही बोलता है ना कि कोई भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को ही जाता है। तो भैया कोई बात नहीं, आपके बटन के आगे टेप है तो क्या प्रॉब्लम है? दूसरा वाला भी दबाकर आप ही को वोट जा रहा है। दूसरी तरफ ममता दीदी तो न जाने कब से ये कह रही हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन यहां पर घपला कर रहा है, लेकिन विपक्ष ये सारी बातें इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान करता है। अगर किसी स्टेट में विपक्ष जीत भी जाता है तो फिर ईवीएम पवित्र हो जाती है, इलेक्शन कमीशन निर्दोष साबित हो जाती है और डेमोक्रेसी की जीत हो जाती है। हेलो, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। फिलहाल के एग्जिट पोल के हिसाब से 4 मई को ममता बनर्जी की सरकार गिरती दिखाई दे रही है। पीपल्स पल्स को छोड़कर सभी मेजर एग्जिट पोल एजेंसियां बीजेपी को मेजॉरिटी दे रही है। याद रखिए, टोटल सीट 294 है, मेजॉरिटी मार्क 148 है। दिक्कत बस पिछले कुछ 3-4 सालों में यह हुई है कि एग्जिट पोल से ज्यादा भरोसा लोगों को डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान पर रहा है। कुछ एग्जिट पोल में त्रिशंकु की स्थिति भी बताई गई है। ऐसे में रिजॉर्ट वालों की मौज हो जाएगी बॉस। नहीं, खैर हमारा तो बस यही कहना है कि बंगाल में जिस तरीके का खून खराबा इलेक्शन में होता है या खासकर रिजल्ट आने के बाद वायलेंस होती है, अब की बार वो ना हो। इसके लिए फोर्सेस का हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। उम्मीद यही करी जा सकती है कि जीते चाहे जो भी, जीत बस जनता की हो। वैसे जिस दिन चुनाव खत्म हुए हैं उस दिन शाम को बंगाल में जम के बारिश हुई। लोग कह रहे हैं कि बारिश के बाद कीचड़ होता है और कीचड़ के बाद फूल उगता है। अब फूल बीजेपी का सिंबल होगा या फिर टीएमसी का, ये तो आप बताइए कमेंट करके। आपके अंदर का इलेक्शन का जो एक्सपर्ट है वो क्या बोलता है, कमेंट करके जरूर बताना। क्या लगता है आपको, क्या आपकी बार बंगाल में खेला होवे? खासकर बंगाल वालों से सुनना चाहता हूं मैं। अगर आप में से कोई है जो बंगाल से वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना आपके हिसाब से किसकी लहर चल रही है और कौन जीत सकता है, किस पार्टी में ज्यादा स्ट्रेस होने वाला है। कमेंट करके जरूर बताइए। उस पार्टी को जिसको स्ट्रेस होगा उसको मैं ऑफर करूंगा यंग मॉन्क, इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक है। लाइफ से स्ट्रेस को हटाओ, अंदर कामनेस लाओ। इसमें हर्ब्स है, नो एडेड शुगर। अमेजिंग डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड जो लगा है उसको लगा के डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके ऑर्डर करते हो तो इसको भी
भी जरूर ऑर्डर करना। नाम याद रखना, यंग मॉम, इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और हमारे टीआरपी चैनल पर जाकर हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट भी देखना, जहां पर जंगल की बातें हुई हैं, वाइल्ड लाइफ की बात हुई है, कई ऐसी स्टोरीज जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी, आपका दिमाग हिल जाएगा और बच्चों को भी ये पॉडकास्ट जरूर दिखाएगा, उनको भी पॉडकास्ट देख के मजा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।